हेलो हिंदुस्तान। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो है इम्पोर्टेंस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो है ना, इस वीडियो में देख इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल है हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम नवीन मेहता है। मैं जो है ना लीगल एंड टैक्सेशन पे जो है ना जनरल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो देखते हैं जो है ना मेरे चैनल पे जो है ना आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम जो है नवीन लॉ टैक्स बैट्स शो है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है ना आपको जो है ना मेरा वीडियो जब भी मैं बनाऊं आपको मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे। और जो है ना नोटिफिकेशन के बटन को भी जो है ना ऑन कीजिए। जब भी मैं अपना वीडियो आप जो है आप चैनल पर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कोई नया वीडियो डाला है। तो आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि अब मेरे वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो है ना मेरा चैनल का मेंबरशिप बन सके और मेरे चैनल को ज्वाइन कर सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो है ना इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो अभी जो है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन होती है लॉयर के जो है के सीओपी के लिए नहीं, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट जो होता है उसके लिए होती है, या फिर एओपी जो है ना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो एग्जाम होती है वो सब की में जो है ना इसको इम्पोर्टेंस जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल बेसिकली जो है ना ऑब्जेक्टिव में आर्टिकल दिए जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल किस लिए बना था या किसी पे कोई इंडिकेट करता है। तो ये सब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट आर्टिकल नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि यूनियन का नेम और क्या होगा और तो उसका टेरिटरी जो होगा उसका नाम क्या होगा। मीन्स जो है ना कोई सपोज कीजिए कि इंडिया एक यूनियन है, तो ये भारत जो है ना भारत एक यूनियन है जिसका नेम क्या है और जो है और इसका टेरिटोरियल एरिया जो है ना उसका नाम क्या होगा। तो वही जो है ना डिफाइंड इसमें किया गया है। आर्टिकल सेकेंड में जो है ना किया गया एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मीन्स इंडिया में कोई स्टेट अगर बनाया जाता है और अगर जो है ना या फिर बना हुआ तो उसको एडमिशन करना है, तो उसके बारे में कहा गया है कि आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को या संघीय सरकार को जो है ना भारत का उस गवर्नमेंट को राइट होगा कि जो है ना न्यू स्टेट को ये क्रिएट कर सके और ये न्यू स्टेट बना सके। इसका राइट सेकेंड आर्टिकल 2 में कहता है। आर्टिकल 3 में कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 3 कहता है कि जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को या संघीय सरकार को जो है नया स्टेट के लिए जो है ना बनाने फॉर्मेशन करने के लिए बनाने का राइट होगा। और कोई स्टेट बना हुआ है तो उसका एरिया क्या होगा उसका अल्टर भी कर सकती है और उसका बाउंड्रीज फिक्स कर सकती है। और एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका नाम अगर चेंज की बात आएगी तो उसको नाम को भी जो है ना संघीय सरकार चेंज करने का राइट होगा। तो ये आर्टिकल जो है ना 3 इस चीज को जो है ना डिफाइन करती है। आर्टिकल 5 क्या कहती है जो है ना सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये डिफाइन करती है कि जिस समय में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुई थी, जिस समय में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय का सिटीजनशिप को डिफाइन करता है कि कौन सा व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप होगा। तो इसको आर्टिकल 5 में डिफाइन करता है। आर्टिकल 6 में डिफाइन करता है राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी आर्टिकल 6 कहता है कि जो है ना अगर कोई व्यक्ति जो है ना इंडिया आता है पाकिस्तान से तो उसका सिटीजनशिप राइट क्या होगा। जो है ना वो खास जो है ना एक स्पेसिफाइड काइंड का पर्सन अगर है तो उसका राइट क्या होगा अगर वो इंडिया आता है पाकिस्तान से। जो है ना आर्टिकल 10 क्या कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। मीन्स आर्टिकल 10 कहता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप जो होगा वो कंटिन्यू कब तक होगा,
कब तक नहीं होगा, इसको डिफाइन करता है। जो माइग्रेट किए हुए जो है ना सिटीजनशिप आते हैं इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया में जो है ना पाकिस्तान से जब आएंगे तो उसका कहाँ तक जो है ना उसका कंटिन्यू होगा सिटीजनशिप का, तो इसके बारे में डिफाइन करता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मीन्स आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट को राइट होगा सिटीजनशिप जो है ना का जो है ना राइट होगा, जो सिटीजनशिप राइट जो है ना वो बाय द लॉ जो है ना पार्लियामेंट इसको रेगुलेट कर सकती है। मीन्स यहाँ से सिटीजनशिप फिक्स कर सकती है कौन सा व्यक्ति का सिटीजनशिप किस तरह का क्राइटेरिया में आएगा, वो कितने तरह का सिटीजनशिप जो है ना उसको दिया जा सकता है जो है। और जो है ना अगर वो सिटीजनशिप जो है ना कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है, तो सिटीजनशिप का वोटिंग पावर क्या होगा, तो ये सब जो है ना पार्लियामेंट जो है ना इसको रेगुलेट करने का राइट है, ये आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 12 कहता है डिफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का जो है ना डिफिनेशन क्या होगा, ये आर्टिकल जो है ना 12 बोलता है। डिफिनेशन ऑफ द आर्टिकल स्टेट, स्टेट का जो है ना डिफिनेशन क्या होगा, तो इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 बोलता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मीन्स आर्टिकल 13 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ, मीन्स लॉ जो होगा है जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो होगा ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा होगा, जो इनकंसिस्टेंट होगा, इस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। रिलेटेड को करता है जो है ना किस तरह की इनकंसिस्टेंटी दिखा सकती है फंडामेंटल, या फंडामेंटल राइट को डेरोगेट कर सकता है, डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मीन्स 11 में जो ना आर्टिकल 13 में जो ना फंडामेंटल राइट को रेगुलेट करना कैसे किया जा सकता है, कौन सा एक्टिविटी जो है ना या कौन सा प्रोविजन फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा नहीं आएगा, उसको जो है ना एक कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो उस तक का रेगुलेशन की बात जो है ना आर्टिकल 13 में बोलती है। तो उसी तरह बोला गया देखो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इसी सेक्शन के अंदर जो है ना एक फंडामेंटल राइट थी, उसको जो है ना इन्होंने डिलीट करके जो है ना अलग जो है ना उसको राइट टू प्रॉपर्टी में रख दिया। जैसे ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स। इनिशियली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो वहां पे 7 फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन अभी देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी जो है ना केवल 6 फंडामेंटल राइट्स है। वन फंडामेंटल राइट जो है ना वन राइट टू प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 31 वाज डिलीटेड। जो है ना आर्टिकल 31 के अंदर जो है ना एक जो है ना फंडामेंटल राइट दिया गया था इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, राइट टू प्रॉपर्टी, बाद में उसको जो डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में उसको डिलीट कर दिया गया। इट मेड इज ए लीगल राइट, या अभी इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट और 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट थी जो ना अंडर आर्टिकल 31 उसको डिलीट करके जो है ना अमेंडमेंट किया गया और डिलीट कर दिया गया। अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट था, उसको जो है जो भी थी 1978 में, उसको जो है ना उस समय में इससे राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट को इन्होंने डिलीट करके जो इन्होंने राइट लीगल राइट बना दिया, इसको उसको लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A में रखा गया जो पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसी तरह का तो हम लोग देखा क्या कि आर्टिकल 13 जो है ना बोलता क्या है कि जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को पावर है कि जो है इंडियन पार्लियामेंट को कि जो है ये अंडर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल राइट को इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसका जो प्रोविजन का फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकती है। अब जो है आर्टिकल 14 में आते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये कहता है कि लॉ के सामने सभी व्यक्ति एक समान होंगे, कोई अमीर या गरीब या फिर जो है ना कोई जो है ना किस कास्ट का है, डिफरेंट कास्ट। इंडिया में आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजियस व्यक्ति रहते हैं, तो किसी भी रिलीजियस व्यक्ति को या कास्ट बेसिस पे कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा लॉ के अनुसार में। लॉ के सामने सभी व्यक्ति जो है ना इक्वल होंगे। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ
रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। यानी आर्टिकल 15 कहता है कि जो है ना रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार में कोई भी डिफरेंशिएशन या तो कोई भी एक दूसरे से मतभेद की बात होगी, उस तरह की कोई भी बात नहीं होगी, इसको प्रोविट करता है। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड्स जो है ना यहाँ पे ऐड किया गया, प्रोविजन और डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है इस आर्टिकल की। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आर्टिकल 15 जो है ना रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, अगर रेस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या सेक्स बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या प्लेस ऑफ बर्थ बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसको अलाउ नहीं करती है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहती है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी आर्टिकल 16 कहती है कि जो है ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन सरकारी नौकरी जो होगी उसमें सभी को इक्वल माना जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि धर्म के बेसिस पे उसको जो है ना किसी धर्म को ज्यादा दिया जाएगा, किसी बेसिस धर्म को कम दिया जाएगा। ये उसको जो है ना प्रोवाइड करती है, मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी धर्म के आधार पे जो है ना अगर गवर्नमेंट के जो है ना एम्प्लॉयमेंट में वो जाते हैं। देन आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी मीन्स आर्टिकल 17 जो है ना अनटचेबिलिटी को जो है ना यहाँ पे समाप्त करती है। बोलती है कि अनटचेबिलिटी नहीं मानी होगी जो है ना पीपल के सामने। सपोज कि यहाँ पे कास्ट बेसिस पे भी अनटचेबिलिटी माने जाते हैं, जो है ना SC ST को पहले जो है ना अनटचेबिलिटी ग्राउंड में रखा गया था। उस लेवल के व्यक्ति को जो है ना SC ST में जो है ना व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति जो है ना उसको जो है ना अनटचेबल मानते थे। तो इस बेसिस पे जो है ना ये माना जाता है कि एवोल्यूशन में होगा, मीन्स उस तरह का पार्लियामेंट के सामने या लॉ के सामने या कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो है ना कोई भी अनटचेबिलिटी वर्ड नहीं आएगी, ये एवोल्यूशन करता है। आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल। मीन्स जो है ना सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को टाइटल नहीं देगी, किसी के नाम किसी भी व्यक्ति को जो है ना वो किसी टाइटल से में जो है ना संबोधित नहीं करेगी, बेस्ट जो है एक्सेप्ट उसमें दिया हुआ है आर्मी का, एजुकेशन का। सब कुछ आर्मी में जो है ना उसको टाइटल दे देते हैं कि ब्रिगेडियर जो है ना इस तरह का दे देते हैं या कुछ जो है ना टाइटल दे देते हैं, लेकिन वो अगर रिटायर हो जाता है फिर भी उसको रिटायर्ड ब्रिगेडियर बोलते हैं, है ना। लेकिन जो है वही एजुकेशन में जैसे कोई CA करता है तो CA लिखते हैं, लॉ करते हैं जो है ना उसको LLB लिखते हैं, उस तरह की जो है ना कोई CS लिखते हैं तो नेम के आगे टाइटल लिखते हैं CA, जो है ना कोई डॉक्टर का PhD करते हैं तो डॉक्टर से X लिखते हैं। तो उस तरह के जो है ना टाइटल जो है ना गवर्नमेंट किसी को नहीं देगी एक्सेप्ट जो है एजुकेशन और डिफेंस को। मैं बहुत कुछ जो है ना ऐसे जो है ना किसी का गवर्नमेंट किसी को ये नहीं कर सकती है कि जो है ना फादर ऑफ द नेशन, इन फादर ऑफ नेशन का किसी को टाइटल नहीं दे सकती है। मदर ऑफ द नेशन का जो है ना टाइटल किसी को नहीं दे सकती है। तो इस तरह के एवोल्यूशन करती है टाइटल का आर्टिकल 18। अब देखो आर्टिकल 19 में हम लोग गारंटी टू ऑल द सिटीजन इन 6 राइट्स, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसका गारंटी आर्टिकल 90 में प्रोवाइड करती है। ये कौन कौन सा 6 राइट्स है देखते हैं। पहला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स व्यक्ति को जो है ना बोलने का अधिकार होगा और एक्सप्रेस किसी भी मैटर पे एक्सप्रेस करने का उसको फ्रीडम होगा, राइट का अधिकार होगा। लेकिन ये समथिंग किसी चीज पे लिमिटेड है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। किसी सपोज कीजिए किसी के धर्म के अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, किसी जो है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, किसी के वर्क के अगेंस्ट बोल सकते हैं, किसी पब्लिक के अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन किसी रिलीजियस के सेंटिमेंट को आप हार्म नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना एंड स्पीच होगा, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, ये लिमिटेड है, कुछ मामले में लिमिटेड है ना। तो इस तरह का ये पहला बोलता है। दूसरा बोलता है राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म, यानी
किसी भी व्यक्ति को जो है ना असेंबल होने का यानी ग्रुप ऑफ पीपल को पीसफुली असेंबल होने का राइट होगा और विदाउट हार्म वो जो है ना आर्म जो है ना यानी विदाउट कोई अस्त्र जो है कोई व्यक्ति वहां पे असेंबल हो सकता है, उसका राइट होगा। जैसे आप कोई व्यक्ति धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो इस तरह का राइट जो है ना यहाँ पे आर्टिकल 19 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है कि जो कोई व्यक्ति धरना दे सकते हैं, कोई व्यक्ति जुलूस निकाल सकते हैं, बट वो पीसफुली होना चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। थर्ड बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन, यानी ग्रुप ऑफ पीपल को राइट है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, जो है ना, इसका ये यहाँ पे राइट है उसको। फिर राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मीन्स ये कोई भी व्यक्ति कहीं भी इंडियन टेरिटरी में जो है ना वो मूव कर सकता है, उस पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। वो एक व्यक्ति जो है ना एक को छोर से दूसरे छोर पे जा सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा सकती है, जो है इसका उसको मूव करने का राइट होगा। फिफ्थ कहता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मीन्स कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्टेट में जाके रहने का अधिकार होगा, किसी भी टेरिटरी ऑफ जो है ना इंडिया का जो है ना कोई पार्ट है वहां पे जाने का अधिकार होगा, रहने का अधिकार होगा, सेटल होने का अधिकार होगा, ये उसको राइट प्रोवाइड करती है। राइट टू सिक्स का क्या कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, मीन्स को हर व्यक्ति को राइट होगा को प्रोफेशन का प्रैक्टिस कर सकता है, कैरी आउट ऑक्यूपेशन कोई भी व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, ये सब उसका राइट होगा। मीन्स आर्टिकल 19 में मैंने देखा कि राइट टू पीपल ऑल द सीजन 6 राइट, ये 6 राइट जो है आर्टिकल 19 में कवर करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, मीन्स ये आर्टिकल 20 कहता है कोई भी व्यक्ति को कन्विक्शन होता है फॉर ऑफेंसेज तो वहां पे उसको अपने प्रोटेक्शन करने का राइट है, उसके पास जो है ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, जो है ना अपने अगेंस्ट जो है ना लगा हुआ कोई भी ब्लेम है या कोई भी ऑफेंस कोई लगा चुका है, उसको वहां पे जो है ना कन्विक्शन अगर हो रही है तो उसको राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। आर्टिकल 21 कहती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी, मीन्स आर्टिकल 21 जो है ना लाइफ ऑफ लिबर्टी जो है ना और लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी जो है ना वहां पर प्रोटेक्ट करने का उसको राइट है। मीन्स हो गया कोई व्यक्ति को गलत रूप से जो है कोई आदमी फंसाना चाहता है किसी केस में, या कोई भी पुलिस फंसाना चाहती है, कोई आदमी जो है ना ऐसा देखा जाता है मसल पावर वाले या जो मनी वाले होते हैं वो गलत रूप से केस डाल देते हैं, उसको फंसाना चाहते हैं, तो वहां पे इसको राइट ऑफ जो है लिबर्टी का राइट होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। इवन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है ना ये गवर्नमेंट भी जो है ना इसको जो है ना इसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ना यहाँ पे में जा सकती है वो व्यक्ति अगर किसी गलत रूप में उसको फंसाया है, तो वहां पे इसके राइट एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट बनता है उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। तो ये 21 में दिया गया है। आर्टिकल 22 में कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मींस आर्टिकल 22 कहता है कि जो है ना किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ सर्टेन केसेस में अगर वो अरेस्ट किया जाता है या डिटेंशन किया जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जो है ना वो आदमी जो है कोर्ट जा सकती है, जो है ना हाई कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है इस डिटेंशन के या अरेस्ट के अगेंस्ट जो है ना अपने फेवर में जजमेंट के लिए जो है, तो इस तरह के प्रोटेक्शन वहां पे आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल 23 कहता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, मींस ऐसा देखा जाता है कि पीपल का जो है ना ट्रैफिकिंग होती है, बेसिकली लेडीज का जो है ना लड़की का जो होती है उसका कम एज की लड़कियां होती है उसको जो है ना ट्रैपिंग करके बेच दिया जाता है, दूसरे कंट्री में ले जाके बेच दिया जाता है, या फोर्स लेबर होते हैं उसको गांव के बच्चे को लेके जो है ना किसी व्यक्ति को लेके जो है ना शहर में ला के बेच देते हैं, किसी जबरदस्ती जो है ना किसी लेबर सेक्शन में जो है ना इंडस्ट्री में आके जो है ना उसको बेच दिया जाता है, उसको लेबर बना दिया जाता है।
तो इस तरह का ट्रैपिंग जो है ना ह्यूमन ट्रैपिंग से है और लेबर फोर्स लेबर के अगेंस्ट जो है ना यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या एनजीओ है ये सब जो है ना प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 23 का जो है ना जो है ना सहारा ले सकती है और ये कोर्ट जा सकती है अपने जो है ना उस ह्यूमन बीइंग का और फोर्स लेबर जो है ना इसका ट्रैपिंग हो रहा है या फोर्स लेबर बना गया है इसको रोकने के लिए। यहाँ पर इसमें जो है 23 के अंदर इनको प्रोटेक्शन दिया गया है इस मामले में। आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस अंडर द एज ऑफ 14 मीन्स यहाँ पे अंडर एज 14 14 साल के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या माइंस में जो है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं कराया जा सकता है। यहाँ पर उसका प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया कि उसको इस 14 साल के कम एज के बच्चे को जो है ना किसी इंडस्ट्री में या माइन फैक्ट्री में या फिर माइंस का जो है ना खान होता है या कोयले खान हुआ इस सब बोलते अंडर एज 14 के बच्चे को वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका यहाँ पर प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन मीन्स आर्टिकल 25 बोलता है कि फ्रीडम होगा कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस या प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियस के मामले में कोई भी धर्म के व्यक्ति जो है ना अपना रिलीजियस का प्रचार कर सकती है अपने रिलीजियस का प्रैक्टिस कर सकती है जो है ना इस तरह का जो है यहाँ पे फ्रीडम दिया गया आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मीन्स रिलीजियस कामकाज करने के लिए व्यक्ति जो है ना फ्री होगा। ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर जो है ना इंडिविजुअल व्यक्ति या रिलीजियस अफेयर कर सकता है पूजा पाठ कर सकता है। फिर कोई व्यक्ति जो है ना कहीं मेला लगा सकता है या कोई व्यक्ति कहीं पे ग्रुप में आके जो है ना वहाँ पे अपने धर्म के बारे में जो है ना कुछ जो है ना अपना प्रीचमेंट दे सकता है उपदेश दे सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे फ्री दिया गया है यानी यहाँ पे पर्सन को फ्रीडम है। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम हैज टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन मीन्स गवर्नमेंट जो है यहाँ पे देता है कहता है आर्टिकल 27 गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकती किसी रिलीजन को बढ़ाने के लिए टैक्स पे करे। मीन्स वो किसी आम पब्लिक पे ये नहीं कर सकते कि इस रिलीजन को हमको डेवलप करना है इस रिलीजन को आप जो है ना प्रोपागेट करना है जो है ना तो इस रिलीजन के लिए आप टैक्स पे कीजिए जो है ना आपको टैक्स लगाया जाता है इस रिलीजन को डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पे वहाँ पे जो है ना यहाँ पे पब्लिक को फ्रीडम दिया गया है कि वहाँ पे वो गवर्नमेंट अपोज कर सकते हैं हम नहीं टैक्स हम नहीं दे सकते एक पार्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाने के लिए। वो स्वेच्छा पे है गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक की स्वेच्छा पे होगा वो करे या नहीं करे वहाँ फ्रीडम होगा। वहाँ पे कोई कंपल्सन की बात नहीं आएगी। गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो यहाँ पे पब्लिक जो है ना उसका अपोज कर सकती है जो है ना अगर उसको लगता है कि हमको नहीं देना है तो वो बोल सकते हैं हम आपको नहीं देंगे जो है ना। इसलिए गवर्नमेंट उस पर इम्पोज भी नहीं कर सकती है कोई टैक्सेस फॉर जो है पार्टिकुलर रिलीजन को उसको डेवलप करने के लिए। आर्टिकल 28 का फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मीन्स आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को जो है ना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मीन्स रिलीजियस कहीं पे कोई सभा हो रही है किसी तरह का मठ है वहाँ पे अगर जो है ना अगर व्यक्ति अगर जाना चाहता है वहाँ पे अटेंड होना चाहता है वहाँ पे जो भी सभा में चल रही है रिलीजियस सभा में वहाँ पे अगर कुछ सुनना चाहता है तो वहाँ पे उसको अटेंड होने का राइट होगा। वहाँ पे कोई जो है ना किसी को रोक नहीं सकता है कि तुम नहीं जा सकते हो। ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ एवरी व्यक्ति को जो है ना एवरी पर्सन को वहाँ पे राइट होगा वो अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में भाग लेने का। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी मीन्स आर्टिकल 28 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी मीन्स यहाँ पे आर्टिकल 28 जो है ना बोलता है कि जो है कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट जो है उसको है गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट जो होगा माइनॉरिटी का वो सब जो है ना ये मीन्स वो जो मेजोरिटी वाले रिलीजियस पीपल हैं वो जो है माइनॉरिटी वाले रिलीजियस पीपल के
सेंटिमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स एक्शन लेगी। इस तरह का यहाँ पे प्रोटेक्शन का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है माइनॉरिटी वाले के को प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 में दिया गया। आर्टिकल 30 करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मीन्स माइनॉरिटी का राइट है कि जो है ना वो स्कूल खोल सकता है, एजुकेशनल स्कूल खोल सकता है, और जो है ना तो आर्टिकल 30 जो है ना राइट देता है माइनॉरिटी को स्कूल खोलने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का। एजुकेशनल जो है ना स्कूल अपने धर्म के बेस नाम पे जो है ना खोल सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए देखो आप जो है ना खुला हुआ है, क्रिश्चियन स्कूल खुले हुए हैं, और फिर जो है ना मुस्लिम्स के लिए जो है ना और ये जो है ना मदरसा खुले हुए हैं। तो इस तरह के खोलने के लिए उसको राइट देती है आर्टिकल 30 में। जो है ना जो क्रिश्चियन के लिए वहाँ पे चर्च में जो है ना चर्च में ही जो है ना वहाँ पे मिशनरी स्कूल खुलते रहते हैं, वहाँ पर खोलने कर आते हैं, अपने धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं। लेकिन वही है कि जो है ना हिंदू के बारे में ऐसा नहीं दिया हुआ, हिंदू के बारे में केवल माइनॉरिटी को दिया गया। मेजोरिटी वाले हिंदू हैं वो जो है ना धर्म का अपने स्कूल किसी स्कूल में धर्म की पढ़ाई नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी को दिए गए हैं। जैसे जो है ना आप जो मदरसा में जाओगे तो वहाँ पे कुरान का पढ़ाई किया जाता है और हदीस का पढ़ाई किया जाता है, इस तरह का किया जाता है। लेकिन यहाँ वहाँ पे मेजोरिटी वाले को नहीं दिया गया, तो माइनॉरिटी को राइट दिया गया है और जो है ना वहाँ पे एजुकेशनल स्कूल जो है ना खोलने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का। आर्टिकल 32 क्या कहता है, जो है ना रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मीन्स यहाँ पे बेसिक जो है ना मेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है ना आर्टिकल आप 32 मान सकते हैं। यहाँ पे जो है ना रेमेडी देता है इन्फोर्समेंट जो है ना रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल। कहीं पे अगर फंडामेंटल वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके आप उसका रेमेडी मांग सकते हो। सपोज कीजिए आप कोई भी व्यक्ति है उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो जो है ना 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है ना रिट पेटिशन डाल सकता है। रिट पेटिशन में के जो है ना 32 के अंदर रिट पेटिशन डाल के वो अपने फंडामेंटल राइट्स का बचाव कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी पर्सन के लिए जो है ना आप इंडियन सिटीजन है, वो किसी भी रिलीजियस के व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट के व्यक्ति हो जो है ना, तो उसको ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आर्टिकल 32 विशेष प्रोविजन दिया गया। अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके जो है ना वो अपनी जो है रेमेडी ले सकता है। आर्टिकल 36 यहाँ पे डिफिनेशन क्या दिया गया है, डिफिनेशन है डायरेक्टिव डीपीएससी यानी स्टेट जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 36 में जो है ना डिफिनेशन को कवर किया गया है। किस डिफिनेशन को, जो ना तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डिफरेंट टाइप का डिफिनेशन दिया गया, तो वो सब डिफिनेशन आर्टिकल 36 में दिया गया है। आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ द डीपीएसपी एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट पॉलिसी का जो है ना एप्लीकेशन के बारे में आर्टिकल 37 में बताया गया। ये आर्टिकल 37 जो है ना बताती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे लागू होगी। ये जो है ना ये एक स्टेट को कितना पावर होगा, जो है ना एक स्टेट के जो है ना एक्टिविटी में सेंट्रल गवर्नमेंट हर समय जो है ना इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वर्क को करने के लिए इम्पोज नहीं कर सकती है कि आपको स्टेट को करना ही होगा। इस तरह का एप्लीकेशन के बारे में 37 में जो है ना मेंशन किया गया। उसके बाद आर्टिकल 39A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्रीडम जो ना फ्री एड लीगल एड। मीन्स आर्टिकल 39A बोलता है कि इक्वल जस्टिस, सभी को एक समान जस्टिस दिया जाएगा और फ्री जो है ना लीगल एड भी दिया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को लीगल एड नहीं मिल पाती है या वो एडवोकेट कोर्ट में लड़ने के लिए नहीं मिल पाती है तो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 30A के अंदर जो है ना उसको जो है ना कोर्ट प्रोवाइड करते हैं लीगल असिस्टेंस।
जो है ना लीगल असिस्टेंस कोर्ट प्रोवाइड करती है। कोर्ट जो है ना एडवोकेट को जो है ना अपॉइंट करती है कि उस व्यक्ति का केस आपको लड़ना है। तो इसके अंदर 39A के अंदर जो है ना यही किया दिया गया, इक्वल जस्टिस, एक समान जस्टिस होगा, और जो है ना फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। किसी व्यक्ति का सपोज कि बहुत गरीब है या बहुत तरह के प्रिविलेज व्यक्ति जो है ना, जो भी है अनप्रिविलेज व्यक्ति हैं, जो बहुत तरह का यानी समाज से जुड़े हुए हैं नहीं है, जो है ना, या फिर आउट ऑफ इंडिया के हैं, या कोई व्यक्ति जो का जो है ना ऐसा होता है कि जो है ना केस लड़ने के लिए ग्रुप ऑफ एडवोकेट जो होता है और वहाँ पे बोल देते हैं कि हम इसका केस कर लेंगे। बहुत तरह का क्रिमिनल होते हैं, बैड क्रिमिनल होते हैं, या कोई रेपिस्ट होते हैं, उसका केस कर लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो उस पोजीशन में ऐसा नहीं है कि जो है ना अब जो है उसको केस जो है ना उसको ऐसी सजा दे दिया जाएगा, कोर्ट जो है ना उसका बहस नहीं सुनेगी, जो है ना। तो इस बेसिस में को फॉलो करने के लिए जो है ना आर्टिकल 39 के अंदर जो कोर्ट जो है ना एक एडवोकेट को नियुक्त करती है, और उस वो एडवोकेट इस व्यक्ति का केस लड़ता है। आपने देखा होगा कि कसाब जो है ना यहाँ पे मुंबई में जो है ना आतंकवादी की जो हमला हुआ था, उसमें कसाब पाकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन उसको जो है ना कोई एडवोकेट नहीं था। तो यहाँ पे उसको जो है ना बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ना एक एडवोकेट नियुक्त की, और इस एडवोकेट जो वो एडवोकेट ने उसके तरफ से केस लड़ा। इवन सुप्रीम कोर्ट केस गया तो वहाँ पे वो एडवोकेट ने केस लड़ा। उसके पीछे मोर देन 50 लाख रुपए जो है ना एडवोकेट को पे किया गया, जो है, लेकिन गवर्नमेंट पे की। तो यहाँ पे जो है ना यही 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड लीगल का एड का व्यवस्था देती है। आर्टिकल 40 करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत का डेवलपमेंट होगा और विलेज पंचायत बनाया जाएगा। उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब जो है ना आर्टिकल 40 जो है ना डिफाइन करती है। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। मीन्स आर्टिकल 41 राइट टू वर्क का राइट नहीं, हर व्यक्ति को राइट है वर्क करने का, एजुकेशन का लेने का अधिकार है हर व्यक्ति को, और पब्लिक असिस्टेंस भी चाहिए सर्टेन केसेज में, उसको राइट है। तो ये इस तरह आर्टिकल 41 कहती है। आर्टिकल 43 कहती है लिविंग वेजेज, दैट इज फॉर वर्कर्स, यानी वर्कर्स जो भी वर्कर्स हैं जो है ना उसको लिविंग वेजेज चाहिए। तो इसके लिए जो है ना एक फिक्स वेज जो है ना वेज एक्ट बना गया है, जो है। तो वेज एक्ट के अंदर जो है ना उसका वेज रेगुलेट किया जाता है, इस तरह के उसको जो है ना प्रोटेक्शन किया जाता है। जो भी वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री में या अनऑर्गेनाइज और इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो सबके लिए एक वेजेस का जो है ना फिक्स होना चाहिए, कम से कम वेज कितना मिलना चाहिए वो डिफाइन किया गया है। तो वो जो है ना वेजेस एक्ट के अंदर वो सब डिफाइन गया है। तो वो वेजेस एक्ट जो है ना इसकी आर्टिकल 43 के अंदर जो है ना उसको बनाया गया है। अब है आर्टिकल जो है ना 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 43 एक कहता है कि वर्कर्स जो है ना का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री में अगर काम कर है या मैनेजमेंट है तो उसमें वहाँ पे वर्कर्स का जो है ना वो पार्टिसिपेशन होगा। सपोज के वर्कर्स यूनियन होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री में जाएंगे तो यूनियन होते हैं, जैसे रेल में जाएंगे रेल यूनियन है, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ यूनियन होता है। तो यूनियन का जो होता है मैनेजमेंट का पार्टिसिपेट होता है, वो यूनियन मैनेजमेंट में डायरेक्ट बात करती है जो उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या डिफिकल्टीज है, डिफिकल्ट को कैसे रिमूव किया जाता है। तो उसी तरह का ये आर्टिकल 43A में उसका प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मीन्स एक समान सब तरह को एक ही रूल सबको फॉलो करना होगा, ना कि धर्म के बेसिस पे। सपोज कीजिए इंडिया में अभी हिंदू एक्ट चलती है, हिंदू फैमिली एक्ट चलती है, और मुस्लिम का जो मुस्लिम एक्ट चलती है, जो ना उसका जो है अलग अलग तरह का रूल्स है। तो वहाँ पे इसको समाप्त करने के लिए डिफरेंट लॉ को, रिलीजियस लॉ को समाप्त करने के लिए एक लॉ सब जो है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 44 में। यहाँ पे लॉ, तो यहाँ कुछ रिलीजियस लॉ होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे देखना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो ना जिस कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहाँ पे कोई
पार्टिकुलर सिविल जो है ना रिलीजियस लॉ नहीं होगा। वहाँ पे जो है ना सबको जो है ना एक ही लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में है कि लॉ तो है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट अलग बोलता है, दोनों उसका फैमिली एक्ट, हिंदू फैमिली एक्ट अलग बोलता है। हिंदू में मैरिज अलग हो तरह से दिखाया गया है, मुस्लिम का मैरिज एक्ट अलग तरह से दिखाया गया है, उसमें अलग प्रोविजन है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग तरह से प्रोविजन दिया गया है। तो उस प्रोविजन को समाप्त करने के लिए जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है ना व्यवस्था किया गया। लेकिन अभी ये फिलहाल इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है, ओनली केवल गोवा में अप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है ना आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बात करती है। यानी आर्टिकल 45 जो है ना प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी जो है ना एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मीन्स चिल्ड्रन जो है ना बच्चे जो है उसको फ्री और कंपल्सरी यानी फ्री भी देना और जरूरी भी है, यानी कंपल्सरी मैंडेटरी रूप से बच्चे को एजुकेशन देना, ये डिफाइन करती है आर्टिकल 45। उसके बाद जो है ना आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एसटी एंड एससी और ऑन ओबीसी के बारे में बताया गया है। प्रमोशन एजुकेशन के रूप में जो है ना एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, उसको प्रमोशन करने का गवर्नमेंट को जो है ना पावर है, वो गवर्नमेंट उसको प्रमोशन करेगी। ये आर्टिकल 46 में कहा गया है। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रीच लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। मीन्स आर्टिकल 47 कहता है कि जो ना स्टेट का ड्यूटी होगा जो भी जो है ना पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जो न्यूट्रिशन बढ़ाना, उसके अंडर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने का गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 जो है ना बोलता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करना गवर्नमेंट का काम है। वो जो है ना वो क्या स्ट्रक्चर होगी, किस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, किस तरह का जो एनिमल हस्बेंड्री जो है जो भी एनिमल है जो है ना एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, वो सब के लिए कैसे डेवलप किया गया जाएगा, कि उसका डेवलप करने का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सब इसमें डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे आर्टिकल 48 जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जो है ना प्रोटेक्ट करने का राइट दिया गया, प्रोटेक्ट करने का राइट भी दिया गया, कंपल्सन भी दिया कि उसका मॉन्यूमेंट जो है ना प्लेसेस ऑब्जेक्ट मीन्स हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल कोई झील है, हिस्टोरिकल कोई जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको प्रोटेक्ट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना प्रोटेक्ट करने का राइट भी है और उसका कंपल्सरी रूप से उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। ये 49 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। आर्टिकल 50 जो है ना डिफाइन करता है कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से कैसे सेपरेट होगा, दोनों एक दूसरे से में मिक्स नहीं होगा। ये आर्टिकल 50 को डिफाइन करता है। आर्टिकल 15 इसको डिफाइन करता है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो है आर्टिकल 50 जो है ना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोशन करने का जो है ना प्रोविजन को डिफाइन किया है। 51 आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन किया है कि कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, जो है ना उसका एज क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगी, ये सब डिफाइन 52 में किया गया है। जो है ना उसके बाद 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, जो है ना 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का कार्यकाली पावर क्या होगा, कार्यपालक के रूप में यूनियन का वर्क करती है तो उसका क्या वर्क होगी जो है ना और क्या पावर होगी वो डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो है ना आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है जो ना राष्ट्रपति होते हैं उसका इलेक्शन कैसे होगा
उसको डिफाइन किया गया जो ना 54 में। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी 61 में जो ना इम्पीचमेंट जो है ना प्रेसिडेंट पर लगाया जाता है उसका प्रोसीजर किया वो डिफाइन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे नहीं हटा सकते, जो है ना उसको जो है ना प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है, उसके बाद जो है ना आप किसी तरह केस नहीं कर सकते, किसी हाई कोर्ट में केस में, लोअर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस नहीं कर सकते, लेकिन उसको हटाया जा सकता है एक ही तरह से कि पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, इम्पीचमेंट पास होने के बाद उसको हटाया जा सकता है। तो उसी का प्रोसीजर जो है ना 61 में दिया गया है। उसके बाद 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, यानी उपराष्ट्रपति इंडिया का क्या कौन होगा, कैसे होगा, क्या एज होगा, जो है ना उसका क्राइटेरिया क्या होगी, ये 63 में बताया गया। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी राज्यसभा का जो है ना चेयरमैन जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, उसके बारे में 64 में बताया गया। अब जो है 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ जो है ना इलेक्शन कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का उसके बारे में डिफाइन किया गया है 66 में। अब 72 में जो है ना आर्टिकल 72 कहता है कि पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो है ना पार्डनिंग पावर क्या होगी और कैसे होगी, कैसे वो पार्डन करेंगे किसी भी कल्प्रेट को, तो उसके बारे में 72 में डिफाइन किया गया। बेसिकली देखा जाता है जब किसी को फांसी की सजा होती है तो वो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास अप्लाई करते हैं उसको पार्डन करने का, उसको राइट है उसको माफ करने का प्रेसिडेंट को, तो ये 72 में डिफाइन किया गया। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, 74 कहता है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है ना वो प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट एक्टिविटी में जो होगा, उनका कार्यकाल जो उनका क्रियाकलाप जो भी है, उनकी जो ऑफिशियल एक्टिविटी होगी उसमें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है ना मदद करेगी और एडवाइस भी देगी। 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिफाइन किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में 76 में डिफाइन किया गया है। 79 आर्टिकल 79 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिफाइन किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट जो है ना पार्लियामेंट का कैसे गठन होगा, कितने मेंबर होंगे, जो है ना उसका कार्यकाल क्या होगा, ये सब के बारे में 79 में डिफाइन किया गया है। उसी तरह जो है ना आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होगी, कैसे बनाया जाएगा राज्यसभा, कितने मेंबर होंगे, कब रिटायर्ड होंगे। और राज्यसभा में आप जानते हैं इलेक्शन नहीं होती है, वहाँ पे जो है ना राज्यसभा में जो है ना एक साथ इलेक्शन रिटायर्ड बेसिस पे जो है ना राज्यसभा में मेंबर आते हैं इलेक्शन होके जो है ना, तो यहाँ पे जो है ना राज्यसभा में उसके बारे में राज्यसभा कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद कंपोजिशन और लोकसभा का जो है के बारे में कंपोजिशन के बारे में बताया गया कि कितने मेंबर लोकसभा में होंगे, कितने राज्य जो है ना उसका कितने साल का कार्यकाल होगा इसका चेयरमैन कौन होगा, ये जो है उसके बाद जो है ना ये किस तरह का पावर होगी, इस तरह का जो है ना 81 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 83 जो है ना ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो है ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट का ड्यूरेशन क्या होगा इसमें के बारे में डिफाइन किया गया। 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का ड्यूरेशन क्या होगा, उसका हाउस जो चलती है एक लिमिट तक ही चलती है कि जो है ना उसका जो है ना 1 ईयर में 4 टाइम चलती है कल जो है ना, तो उसका एक टाइम में जो है ना चलने का क्या पावर होगी, जैसे बजट सेशन होता है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, जो है ना समर सेशन होता है, विंटर सेशन तक जो है ना ड्यूरेशन क्या होगा, तो इस सब के बारे में जो है ना आर्टिकल 83 में डिफाइन किया गया। अब जो ना आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल के बारे में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 93 कहता है कि जो ना डिप्टी स्पीकर और जो ना और स्पीकर जो है ना हाउस ऑफ पीपल का जो नहीं है पार्लियामेंट का कौन होगा, कैसे होगा, किसका गठन होगा जो है ना इस तरह के बारे में उसको डिफाइन किया गया 93 में। उसके बाद आर्टिकल 105 में पावर प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो ना पावर क्या है, प्रिविलेज क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 105 में डिफाइन किया गया।
आर्टिकल 109, आर्टिकल 100 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, यानी मनी बिल पास करने के लिए क्या स्पेशल प्रोसीजर होगा उसके बारे में 109 में, आर्टिकल 109 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 110 के बारे में डिफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल कौन सा बिल मनी बिल होगा इसका डिफाइन जो है ना आर्टिकल 110 में कहा किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट के बारे में पास बताया गया है। आर्टिकल 112 में जो है ना फाइनेंशियल बजट जो है ना एनुअल में पास किया जाता है फरवरी महीने में, आप जानते होंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, बिल कितने प्रकार के होंगे, कौन से बिल किस तरह के होंगे, किस नेचर का होंगे, इस तरह का बिल का जो है ना डिवीजन जो है ना 114 के अंदर जो है ना किया गया है। आर्टिकल 123 कहता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ पार्लियामेंट, मींस आर्टिकल 123 कहता है कि जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है प्रोक्लेमेट करने का ऑर्डिनेंस जो है ना वो कर सकते हैं जिस समय में सेशन नहीं चलती है, मींस सेशन सेशन नहीं चलती है तो उस समय में जो है ना अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करके वो जो है ना ऑर्डिनेंस प्रोक्लेमेट करा सकते हैं। तो ये 123 में कहा गया है। 124 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में 124 में कहा गया है। 125 सैलरी ऑफ जजेस, सैलरी जज का क्या सैलरी होगा, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना ये सब के जज के बारे में सैलरी क्या होगी, इस सब के बारे में यहाँ पे सैलरी का डिफाइन 125 में कहा गया। 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, मीन एक सपोज के जो है ना चीफ जस्टिस किसी का जो है ना नहीं है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस किस कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा 126 में उसका डिफाइन किया गया है। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडवॉक जजेस, यानी एडवॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में कैसे डिफाइन किया अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसका 127 में जो है डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज एट सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जो है ना सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कोई रिटायर्ड जज है और वो सुप्रीम कोर्ट में कोई सिटिंग वर्क करती है तो उसके बाद उसका सैलरी क्या होगी, उसका अटेंडेंस कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, उसका पेंशन कैसे होगी, इस सब के बारे में 128 में जो है ना डिफाइन किया गया। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना आर्टिकल 21 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट होगी जो है ना, ये मीन रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट में इसका जजमेंट जो है ना जो भी जजमेंट होगा ये इसका हिस्टोरिकल जजमेंट होगा, ये इसके जजमेंट को जो है सुप्रीम हाई कोर्ट फॉलो करेगी, हाई कोर्ट भी फॉलो करेगी, फिर जो लॉ कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है उसको फॉलो करेगी, इस तरह के रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट होती है ना। आर्टिकल 130 में सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोलती है, आर्टिकल 30 जो बोलती है कि कितने सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, किस तरह का जज होंगे, कैसे जज का रिक्रूटमेंट होगा, इस सब के बारे में 130 बोलती है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल लीव फॉर अपील फॉर सुप्रीम कोर्ट, किसी के जजमेंट को या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को फिर से जो है ना उसमें चुनौती देने के लिए या रिव्यू करने के लिए जो है ना प्रोविजन जो होती है इसमें 136 में डिफाइन किया गया है। 137 आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये जो ना डिफाइन किया गया है 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है, रिव्यू देती है, ऑर्डर देती है तो उसका रिव्यू कर सकती है जो है ना, उसके बारे में 137 में डिफाइन किया। यहाँ देखिए स्पेशल लीव ये कहता है कि यहाँ पे लीव अपील करने का है कि कोई जजमेंट दिया है उसके अनुसार में जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी है तो उसके को जो है ना स्पेशल लीव अपील का जो है ना डाल के जो है ना उसको रिक्वेस्ट किया जा सकता है उसको जो है ना रिव्यू करने का या जजमेंट को या ऑर्डर कर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है
137 में आप रिव्यू कर सकते हैं जजमेंट को, इस सब के बारे में पढ़ गया। आर्टिकल 141, आर्टिकल 140 डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का और पूरा डिसीजन जो है ना वो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसको बाउंडिंग होगा, उसको मानना पड़ेगा। 141 में कहा गया है। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मीन्स इस कैच के बारे में 148 कैच के बारे में बोलती है। कैच जो है ना ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है जो है कैच के बारे में 148 में। 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कैच, यानी कैच का जो है ना ड्यूटी क्या होगा, पावर क्या होगा, 149 में डिफाइन किया गया है। 153 में गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट में जो है गवर्नर होते हैं जो उसके बारे में डिफाइन किया गया 153 में। जो है ना आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का कार्यपालक पावर क्या होगी, कार्य करने का पावर क्या होगी जो है ना उसके यानी उसका वर्किंग पावर के बारे में डिफाइन किया गया 154 में। आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के पास भी कुछ पावर होते हैं जो पार्डनिंग कर सकते हैं किसी कल्प्रिट को, वो जो ना उसके दोष से मुक्त कर सकते हैं, उसके सजा से मुक्त कर सकते हैं, इसकी पावर है। तो पावर के बारे में 161 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 166 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट में एक जो है ना लीगल ऑफिसर होंगे जो एडवोकेट जनरल के नाम से जाने जाएंगे, वो सरकार का जो है ना लीगल एडवाइजर होगा, इसके बारे में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 213 पावर एंड गवर्नर ऑफ द प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंस, यानी गवर्नर को भी जो है ना कुछ ऑर्डिनेंस प्रोक्लेमेट करने का पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ, उसके बारे में पावर के बारे में डिफाइन किया। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसका हाउस नहीं चल अभी और उसका जो है ना विधानसभा जो है ना स्टेट जो है असेंबली नहीं चल रही है, लेकिन उसको कुछ रूल का जरूरत है, तो उसको जो है ना सेंट्रल गवर्नर से रिक्वेस्ट करके जो है ना वो जो है ना प्रोक्लेमेट करवा कर सकते हैं और उस रूल को जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पावर जो है 213 में दिया गया। 240 हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, 240 कहता है कि स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा जिसके बारे में वो 214 में डिफाइन किया गया है। 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, यानी हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो स्टेट के जो है ना उसको रिकॉर्ड का काम करेगा और वो जो है ना लीगल रिकॉर्ड का वर्क होगा। उस वहाँ पर जितने भी जस्टिस होते हैं जो है ना जो जजमेंट उसका रिकॉर्ड होता है उसका जो है ना रेफरेंस जो है ना नीचे लेवल का जो है ना लोअर कोर्ट है तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इस तरह का यहाँ पे पावर दिया गया है 215 में। 226 पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रीट्स मींस 226 जो है ना कहता है कि कोई रीट जो है ना हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो स्टेट को जो है ना ये इशू कर सकती है रीट हाई कोर्ट जो है ना। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 32 में देखा तो यहाँ पे 226 में हाई कोर्ट को पावर दिया है रीट के लिए। अगर किसी व्यक्ति का जो है ना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है 226 के अंदर और वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट रीट इशू करवा सकता है। उसके बाद 233 अपॉइंटमेंट और डिस्ट्रिक्ट जज, तो जो है ना आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट और डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में डिफाइन किया गया। ऐसा जो हमने देखा जो है ना आपको पता ही होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल 233 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी जो है ना यहाँ पे 35 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उस पर कंट्रोल होगा हाई कोर्ट का, इस सब के बारे में डिफाइन किया गया है। जो है ना आर्टिकल 238 रिपील, यानी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जो है ना और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जो है कानून आती है तो उसको हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट को जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट का उसको कानून को रिपील करने का राइट है, इसलिए जो है ना 238 में दिया गया है।
आर्टिकल 239 से 240 यूनियन टेरिटरी के बारे में डिफाइन किया गया है इसमें। आर्टिकल 243A ग्राम सभा होगा प्रत्येक जो है ना ग्राम लेवल पे, उसमें उसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कैसे गठन होगा, उसमें कौन जो है ना हेड होंगे, इस तरह का डिफाइन जो है 243B में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 266 इसमें कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक फंड के बारे में बताया गया। आप जानते होंगे जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है दो तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक फंड। तो ये दोनों के बारे में 266 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो है ना आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो है ना आपातकालीन फंड की व्यवस्था होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके जो है ना उसका जो है ना फंड का अरेंजमेंट कैसे होगा, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, उसका टेक केयर कौन करेगा, ये सब जो है ना 267 में डिफाइन किया गया है। 280 फिनांस कमीशन होगा, जो है फिनेंशियल एडवाइजर के लिए करने के लिए, फिनेंशियल क्राइसिस को देखने के लिए, ये सब डिफाइन किया गया 280 में। 300 राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग देखना तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन बाद में उसका डिलीट करके जो है ना लीगल राइट बना गया। तो 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, यानी एवरी पर्सन को राइट अधिकार प्रॉपर्टी रखने का। आर्टिकल 301 में राइट टू ट्रेड कॉमर्स इंटर कोर्सेस, यानी को ट्रेड करने का, बिजनेस करने का, इस सब का राइट 301 में पीपल को दिया गया है। 302 आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू impose restriction on trade, commerce and intercourses, यानी 302 आर्टिकल 302 पावर देता है पार्लियामेंट को किसी भी ट्रेड को रोकने के लिए, इलीगल ट्रेड है उसको रोकने के लिए, किसी तरह इलीगल कॉमर्स है, इंटरकोर्सेस है, या ना लेन देन है, बिजनेस लेन देन है, उसको रोकने के लिए अगर वायलेशन करता है, जैसे कोई जो है ना ड्रग का बिजनेस करता है, किसी जो है या को पब्लिक हेल्थ के लिए वो खराबी है, उस तरह का बिजनेस करता है, तो वो सब को रोकने के लिए 302 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दिया गया और कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 आर्टिकल 300 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में डिफाइन करते हैं, जैसे IAS हुआ, IPS हुआ, जो है ना इस सब के बारे में डिफाइन करती है जो है। तो इसका गठन कैसे होगा, तो इस सब के बारे में, इसका कंपोजिशन कैसे होंगे, इसका हेड कौन होंगे, जो है ना इसको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज के में जो पेपर जाएंगे तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सब डिफाइन 312 में किया गया है। आर्टिकल 315 आजकल 315 में पब्लिक सर्विसेज कमीशन ऑन यूनियन एंड स्टेट, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज को सिलेक्शन करने के लिए, या फिर जो है ना जो है ना सेकंड क्लास का ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो सब सिलेक्शन करने के लिए एक पब्लिक कमीशन होगा, और यूनियन के लिए और स्टेट के लिए उसका जो है ना गठन के बारे में 315 में कहा गया है। आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सबमिशन जो है ना के बारे में कहा गया, ये पे जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होंगे, पब्लिक ऑफिसर होंगे, उसका जो ना सिलेक्शन करेंगे, पब्लिक सबमिशन कमीशन होगा, उसका फंक्शन क्या होगी, कैसे और किस तरह का वर्क करेगी, वो 320 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल जो है ना 323A आर्टिकल 323 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में दिखाएं। जानते हैं कि कोर्ट के अलावा एक ट्राइब्यूनल होता है जो कोर्ट के बाहर किसी केस को सॉल्व किया जाता है। डिपार्टमेंट और ट्राइब्यूनल, डिपार्टमेंट से आगे और जो कोर्ट के बीच में एक ट्राइब्यूनल होता है, उस ट्राइब्यूनल के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होगी इस तरह का, उसके बारे में 223A में डिफाइन किया गया है। 200 उसके बाद जो है ना आर्टिकल 324 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का सुपरिटेंडेंट कौन का डायरेक्शन क्या होगी, कंट्रोल कैसे होगी, इसके बारे में 324 में डिफाइन किया। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो भी होगा वो उसके क्रियाकलाप, उसके वर्क जो है, उसका गठन कैसे है, उसका कौन हेड होगा, इस सब के बारे में 324 में डिफाइन किया गया। Article 325 no person to be eligible for inclusion या claim to be included special electoral on roll ground basis, जैसे यहाँ पे जो है ना आर्टिकल 35 कहता है कोई भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म बेसिस के आधार पे इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इसमें मतभेद नहीं किया जाता है। इसके बारे में यहाँ पे
जो है ना बताया गया है। मीन्स कोई भी व्यक्ति को ये नहीं सकता तुम इस जाति को तो तुम इस इलेक्टोरल रोल में नहीं आ सकते हो, इलेक्शन जो है ना, या इस जात धर्म के होते तुम नहीं आ सकते। इस तरह का इंजेलिबिलिटी जो है ना ये नहीं बता सकती है। एज पर जो है ना 324 में सबको समान वैल्यू है, सब जाति के व्यक्ति आ सकते हैं, सब धर्म के व्यक्ति आ सकते हैं बेसिक, लेकिन वो एज पार्टिकुलर एज है, एज कवर 18 ईयर पास कवर करने के बाद वो आ सकते हैं। आर्टिकल आर्टिकल जो है ना 326 इलेक्शन टू बी हाउस ऑफ द पीपल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस टू एडल्ट सफरेज, यानी इलेक्शन आर्टिकल 326 कहता है इलेक्शन होगा हाउस ऑफ पीपल का और लेजिस्लेटिव का ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी एज के बेसिस पर उसका इलेक्शन होगा। यानी एक पार्टिकुलर एज का ही आदमी हाउस मेंबर बन सकते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं, असेंबली का मेंबर बन सकते हैं। तो इस तरह का 326 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर द स्टेट एंड फॉर SC एंड ST, ये नेशनल कमीशन होगा SC ST के लिए, इसके बारे में डिफाइन किया गया है 338 में। 340 में अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू द इन्वेस्टिगेट ऑफ कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 340 कहता है कि कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा तो बैकवर्ड क्लासेस का पीपल है उसका क्या कंडीशन है, उसका जो ना उस बेसिस जो है उसको उस बेसिस पर आरक्षण का व्यवस्था दिया जा सकता है या दूसरे तरह का फाइनेंशियल व्यवस्था दिया जा सकता है। तो इस तरह करने के लिए एक कमीशन होगा, इस कमीशन का अपॉइंटमेंट के बारे में 340 में डिफाइन किया गया है। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इसके बारे में डिफाइन किया गया 343 में। 345 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्टेट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, इस सब के बारे में। जो किसी स्टेट का पार्टिकुलर, आप जानते हैं कि इंडिया में मल्टीपल स्टेट है, मल्टीपल लैंग्वेज है, तो इसके बारे में जो है ना डिफाइन किया गया कि जो है ना स्टेट को पावर है कि अपना वो जो भी सबसे ज्यादा बोली जाती है लैंग्वेज और उनका स्टेट में उसको वो डिफाइन जो है ना एज पर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड लैंग्वेज है उसमें से उसको वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। ये 345 में डिफाइन किया गया। 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज होगा 348 में ये डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जो क्या दिशा निर्देश है उसके बारे में 351 में डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 352 प्रोमोशन इमरजेंसी, इमरजेंसी को प्रोमोट करने का अधिकार जो है ना राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को ना 352 में दिया गया है। स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल स्टेट में जब लगाया जाता है तो वो 356 के अंदर लगाया जाता है। ये डिफाइन किया गया 300 जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, ये 356 में दिखाया गया है, जबकि नेशनल इमरजेंसी 352 में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, इसके बारे में 360 में डिफाइन किया गया कि इसका क्राइटेरिया क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, अगर वो किस तरह का कंडीशन में वो लगा सकते हैं, ये सब 360 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 361 आर्टिकल 360 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्शन दिया गया कि इसके कोई केस नहीं हो सकता है, तो इस सब के जो है ना किसी तरह का थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती है, कोर्ट में केस नहीं चल सकती है, इसके बारे में 361 में डिफाइन किया गया है। प्रोटेक्शन गवर्नर और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 38 पावर देती है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है ना अंडर 368 के अंदर होती है, ये जिसको पावर दिया गया है। आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर, ये अभी जो है ना एबॉलिश कर दिया गया, ये हटा दिया गया। ये पहले 370 जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रोविजन दिया गया था, तो ये जो है ना अभी हटा दिया गया है। आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन विद स्टेट और नागालैंड, ये जो है ना आर्टिकल 371 जो स्पेशल प्रोविजन देती है नागालैंड को। आर्टिकल
371 जे जो है स्पेशल स्टेटस ऑफ हैदराबाद और कर्नाटका रीजन, इन हैदराबाद कर्नाटका को स्पेशल स्टेटस देती है, वो जो है ना आर्टिकल 371 जे में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये शॉर्ट टाइटल के बारे में डिफाइन करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाएगी। ये इसके टाइटल के बारे में जो है ना डिफाइन करती है आर्टिकल 393। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, जो है ना अब जो है ये वीडियो आप देखा ही होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।